सीधे करके बैठ जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। पहले हम 3 बार ब्रह्मनाद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करना है। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान को प्रणाम करेंगे, गुरु जी को प्रणाम करेंगे। दोनों हथेलियों को राग करते हुए धीरे से अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। पूरे चेहरे पर हाथ फेराते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सी डिजीज के बारे में पढ़ा था और वो किस प्रकार के डिजीज थे, बता सकता है कोई? आनुवंशिक रोग और उसके वर्गीकरण, रोग के कारण जैसे अनिद्रा है, तनाव है, ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। हाँ, जो लाक्षणिक रोग थे, जो सब लक्षण होते हैं और खुद में एक बहुत बड़ा रोग नहीं होता है, उन रोगों के बारे में पढ़ा था, जैसे बुखार, खांसी, उल्टियां, सर दर्द वगैरह। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और उसी क्रम में हम अभी आगे बढ़ते हैं। दस्त और पेचिस पे आज हम आते हैं। ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा पढ़ के आया करिए ना, तो सबको याद रहे कि हाँ क्या पढ़ा था लास्ट हमने। नहीं पढ़ते हैं तो रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ आप क्लास में नहीं थे तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लो कि क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा है हमने और आगे नेक्स्ट क्या पढ़ाया जाना है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज दस्त और पेचिस से। ठीक है, जो लास्ट हमारा था उसमें उल्टियां थी कि उल्टियां अगर आए तो कैसे कैसे हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस चीज से बचाव करना चाहिए और किस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं दस्त और पेचिस के बारे में। दस्त और पेचिस क्या चीज है ना? तो पतले पानी जैसा जब मल आता है तो उसको क्या कहते हैं? दस्त। और अगर उसके साथ में खून भी आ रहा है, थोड़ा कफ भी आ रहा है, तो उसे बोलते हैं हम पेचिस। दस्त तो नॉर्मल दस्त है जिसमें कि पानी जैसा मल आ रहा है, या तो उसमें केवल पानी ही पानी है या फिर थोड़ा बहुत कुछ है। और अगर उसके साथ में अगर कफ भी आ रहा है, खून भी आ रहा है, तो उसे पेचिस कहते हैं। ठीक है, दस्त आने के मुख्य कारण क्या है? पोषण की कमी यानी सेहतमंद भोजन न देना। पोषण की कमी से भी दस्त हो सकते हैं। दूध का ना पचना, या दूध या कोई भी और ऐसी चीज भी हो सकती है। छोटे बच्चों में अधिकतर क्या होता है कि दूध का ना पचना, उनको जरूर देखा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस के वो लोग, वो बच्चे जो होते हैं जल्दी जल्दी उनको पेचिस वगैरह दस्त वगैरह लगते रहते हैं क्योंकि उनको दूध पचता नहीं है। आंत आंत का फ्लू हो जाए, जैसे टाइफाइड वगैरह हो जाए, आंत का किसी तरह से फ्लू हो रहा है, मलेरिया हो गया है, उसको एड्स है, या बासी भोजन खा लिया है जिससे कि फूड पॉइजनिंग या ऐसा कुछ हो गया है, और ठीक से पका हुआ नहीं है, मांस वगैरह ऐसा खा लिया है, ये तो एडल्ट्स वगैरह में है। तो अध कच्चा अध पका भोजन भी नुकसानदायक होता है क्योंकि वो पच नहीं पाता है, ना तो वो कच्चे में रह जाता है ना वो पके में रह जाता है, तो वो पच नहीं पाता है। और मांस अध कच्चा जो मांस, अध पका जो मांस होता है वो वैसे भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है एंड वेरी हैवी टू डाइजेस्ट, है ना। तो उसमें भी पिचेस या फिर दस्त होने की संभावनाएं बनी रहती हैं।
उसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, 2 प्रमुख कारण होने चाहिए, अ, छूत से और सेहतमंद भोजन की कमी अ, जो होगी उसके कारण। तो छूत कैसे, जैसे कि अगर किसी को पेचिस वगैरह हो रही है, अगर आप वहां जाओगे, वहां साफ सफाई प्रॉपरली नहीं है, आपने छुआ, देखा, आए, रोगी को भी छुआ, तो उसको छूने से जो आपके हाथ में उस तरीके के वायरस कीटाणु आ गए हैं, तो आप अगर नाक मुंह के संपर्क में लेते हैं, या आपने कोई भोजन छू लिया, खाने की कोई वस्तु छू ली, या बिस्तर अपने टच कर लिए, तो उसके थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा छूने ऊने से उन्हें बचना चाहिए हमें, और सेहतमंद भोजन पे ध्यान देना चाहिए कि सेहतमंद भोजन ही होना चाहिए, उसकी कमी होगी तो हमें दस्त जरूर होंगे, ठीक है। और घर के आस पड़ोस की सफाई, एक तो हमारे घर के अंदर की सफाई, घर के अंदर की सफाई तो हम सभी करते हैं, पर आस पड़ोस की सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। हम क्या सोचते हैं, अपने घर में तो झाड़ू लगा ली, सफाई कर ली, अभी कोई कूड़ा है, किसी भी तरह की गंदगी है, सड़ा बासी भोजन है, ऐसी कोई भी चीज है घर के पास, अगर खाली प्लॉट है तो हम उसके अंदर डाल देते हैं, कोई खाली पार्क है हम उसके अंदर डाल देते हैं, कोई डंपिंग यार्ड तक या फिर कूड़े वाले या सफाई कर्मचारी के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो आएगा और आके ले जाएगा और उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हम सोचते, हम कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। तो जब जहां कूड़ा होगा, जहां गंदगी होगी, वहां सभी तरीके के कीड़े कीटाणु होंगे, ठीक है। उस पे मक्खियां होंगी, मक्खियां आएंगी, वो उसी गंदी जगह पे भी बैठेंगी, आके आपके घर में भी बैठेंगी, आकर के उस भोजन पे भी, आपके खाने पे भी बैठ सकती हैं, आपके बर्तनों पे भी बैठ सकती हैं, आपके पानी में भी गिर सकती हैं, तो फिर वो क्या, उसने इन्फेक्टेड कर दिया सारी चीजों को। तो इसलिए साफ सफाई की जरूरत केवल घर को नहीं है, आस पड़ोस को भी है। न खुद कूड़ा करें, न किसी और को करने दें, ये क्या है, हमारा सामाजिक दायित्व है, इसे हम सबको समझना चाहिए। तो इसके लिए हम सभी लोगों से अगर आप किसी को देखते भी हैं कि कोई कूड़ा इस तरीके से फेंक रहा है, तो उसे भी तुरंत टोक दो। अगर वो 1-2 बार टोका जाएगा तो वो खुद ही सोचेगा कि अरे वहां नहीं जाना है कूड़ा फेंकने के लिए, वहां पे तो लोग टोक देते हैं मुझे जाने के साथ ही, तो उनको खुद ही फील होने लग जाएगा, एम्बेरसमेंट फील होगा कि नहीं, हमें यहाँ नहीं फेंकना चाहिए कूड़ा। तो वो उस कूड़े को वहां फेंकने से बचेंगे। एक तो क्या होगा, गंदगी नहीं फैलेगी, फिर इस गंदगी के फैलने से जो बीमारी है वो नहीं फैलेगी, है ना। जब गंदगी नहीं होगी तो बीमारी क्यों होगी। और अगर इस तरीके से कोई कूड़ा गंदगी हो जाती है इकट्ठी, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हम एक अर्जी लगाएं, हम एक कंप्लेंट लॉन्च करें कि भाई आए, यहाँ इस तरीके से गंदगी है, यहाँ साफ सफाई करवाई जाए। तो इसको ध्यान रखना भी हमारा काम है। उससे क्या होगा, हमारा बचाव होगा, हमारा अपना बचाव होगा, अपने परिवार का, अपने समाज का, कि वहां उस जगह पे गंदगी के कारण हैजा, पेचिस, दस्त, इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। देखा ही होगा आपने कि जब जहां गंदे एरियाज ज्यादा होते हैं, झुग्गी झोंपड़ी हैं, बस्तियां हैं, जहां स्लम एरियाज हैं, जहां पे प्रॉपरली सफाई नहीं है, जहां पे प्रॉपरली ये सैनिटेशन नहीं है, वहां पे प्रॉपरली नालियां नहीं है, वहां पे सीवेज नहीं है, तो वहां क्या होता है, वहां गंदगी ज्यादा होती है, तो वहां पे इस तरीके की बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो साफ सफाई का रख रखाव, साफ सफाई और उसका रख रखाव बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरीके की बीमारियों को फैलने में, क्योंकि बहुत जल्दी छुआछूत से ये फैलती हैं और एकदम से बढ़ती जाती हैं, क्योंकि मक्खियां जो हैं वो एक ऐसी रोगों को ले जाने के वाहक हैं, जो कहीं से भी कहीं पे ले जाती हैं, और वो अच्छी जगह पे भी बैठती हैं, वो बेकार जगह पे भी बैठती हैं, वो तुरंत तुरंत ट्रैवल करती हैं, है ना। तो ये इस चीज का हम ध्यान रखें कि इस तरीके के काम हम ना करें और दूसरों को भी करने से रोकें। और बच्चों की बोतल के दूध के बदले माँ का दूध पिलाना, देखिए वैसे तो हर जगह कहा जाता है, हर जगह सिखाया और समझाया जाता है कि बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, पर अगर आप माँ का दूध नहीं पिला सकते हैं, कोई रीजन है, या तो माँ बीमार है, अस्वस्थ है, इसके कारण बच्चे को दूध नहीं दिया जा सकता, या फिर माँ को का किसी कारणवश कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि माँ उपलब्ध नहीं है, या उनकी किसी कारण से मृत्यु हो गई है, बच्चा बहुत छोटा है, दूध पीने वाला है, तो अगर हमें उसको बोतल का दूध देना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, तो साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर आप साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, तो बच्चे को जो गंदी बोतलों के से होने वाला इन्फेक्शन है वो नहीं होगा, तो पेट का और आंतों का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उसके कारण दस्त पेचिस उसको नहीं लगेंगे। क्या होता है कि जो बोतलों से दूध पिलाते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक ही बॉटल रखते हैं, उससे दूध पिलाया, ठंडा है, बासी है, पिलाया, उसको उठा के रख दिया, फिर उसको कोई धोता नहीं है। अगर उसमें दूध है ना, तो बच्चा अगर दोबारा रोता है तो वो उसी बॉटल को उठा के उससे दूध पिला देते नहीं। जिससे आपने एक बार दूध पिला दिया, उसका बचा हुआ दूध फर्स्टली देना ही नहीं है, सेकंड उसको फेंक दो, बॉटल को धो,
पहले अच्छे से साफ पानी से धो के, सोप से साफ करके, बर्तन मांजने वाले सोप से उसको साफ करके पानी में बॉईल करके बोतल और निप्पल, तब उसको दोबारा यूज करना चाहिए। बेटर है 2 से 3 4 बोतलें, 3 कम से कम मिनिमम रखी जाए बोतल, जो एक साथ एक प्रेशर कुकर के अंदर डालो, पानी डालो और उसमें 3 4 5 सीटी लगाएं। यह है स्टरलाइजेशन का तरीका, जो आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, बड़े बड़े स्टरलाइजेशन मशीन्स होते हैं, उसके अंदर भी सेम प्रोसेस होता है और उसमें सीटियां होती हैं और वो उसके अंदर हम स्टरलाइज करते हैं। अब तो बहुत न्यू न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, ये बहुत पुराना वाला टेक्निक मैं बता रही हूँ। तो ये नॉर्मल स्टरलाइजेशन है और ये इससे एकदम से स्टरलाइज हो जाती है। स्टरलाइज मीन्स क्लींस और प्रॉपर क्लींस, मतलब उसमें कोई भी कीड़ा कीटाणु बचेगा नहीं किसी भी तरीके का, क्योंकि हमने जब पानी से धोया तो उसकी दूध की गंदगी निकली, फिर हमने सोप से धोया तो उसके अंदर जो चिकनाहट वगैरह सब है वो निकल गया, फिर उसे पानी में बॉईल करा गया, तो जो कीटाणु मरते नहीं है ठंडे पानी से साबुन से, वो गर्म पानी से भाप से मर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तो प्रेशर होता है उसके अंदर और बहुत ही तेज गर्म भाप के कारण वो सारे कीटाणु मर जाते हैं, वो टोटली स्टरलाइज हो जाता है। तो उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डिलीवरी के बाद बहुत सारी नहीं, कुछ परसेंट लेडीज के अंदर पोस्टमार्टम भी हो जाता है, पोस्टमार्टम वाली प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, वो बच्चे को नहीं संभाल पाती हैं, तो ऐसी माएं भी दूध नहीं पिला पाती हैं। तो जो उनका परिवार है उनकी मजबूरी बन जाती है कि हाँ वे बच्चे को दूध पिलाएं, या फिर किसी बीमारी के कारण, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दूध ही नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को ऊपर का दूध देना मजबूरी बन जाता है। तो जब देना है तो इस तरीके से दीजिए कि बच्चे को वो नुकसान ना पहुंचे, कि हमें उसको किस तरीके से उस दूध को देना है, वो दूध भी साफ होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सेकेंडली आपकी बॉटल्स एकदम क्लींस होनी चाहिए, स्टरलाइज नॉट क्लीन, स्टरलाइज्ड बोतल होनी चाहिए जिनसे आप उनको बच्चे को दूध पिलाओ। और साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, उसको हमेशा ढक्कन लगा के बॉईल करके, उसके ढक्कन को भी बॉईल करना है, निपल्स को भी बॉईल करना है, अलग अलग खोल के सारे पार्ट्स को बॉईल करना है ताकि सबके अंदर से कीटाणु मर जाएं। और फिर उसको ढक्कन लगा के रखिए कि जब बच्चा पीता तो एक बोतल से एक ही बार दूध, बचा हुआ दूध दोबारा कभी रिपीट नहीं, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बारे में इसलिए मैंने इतना समझाया क्योंकि कोई भी आजकल सब लोग प्रेफर करते हैं कि माँ का दूध भी पी रहे हैं तो भी बच्चे को ऐसा दूध पिला ही देते हैं ऊपर से। कई बार पेट नहीं भर पाता है, कई बार जो भी कुछ सिचुएशन है, पर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा केयर करने की भी जरूरत है कि आप उसको केयर करें कि आप वो बच्चा ठंडा दूध, बासी दूध, पहले का यूज्ड दूध, गंदी बोतल का दूध ना पिए। नहीं तो बच्चा तो परेशान होता ही, आप भी परेशान होते हो साथ में। और फिर बच्चा बीमार होगा तो आपको कैसे अच्छा लगेगा, और फिर बच्चा तो रोता ही रहेगा, उसे कैसे सही रखेंगे, और उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लस आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखें इस चीज का। उपचार क्या है इसके अंदर, तो बदन में पानी की कमी ना होने दें। अगर इस तरीके से लूज मोशन हो रहे हैं, पेचिस हो रही है या फिर दस्त लग गए हैं, तो पानी पिलाते रहे। वही ORS वाला भी घोल बना के हम दे सकते हैं और वो अच्छा होता है देने में। और भोजन बंद नहीं करना चाहिए कभी भी, सॉरी, भोजन बंद नहीं करना है, क्योंकि भोजन जब हम बंद कर देते हैं तो एकदम से शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, फिर वो इस लायक नहीं रह पाते कि स्टैंड कर पाए, तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो इसलिए भोजन बंद नहीं करना है, हमें हल्का सुपाच्य भोजन देना है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 10 पेचेस भी हो रही हैं और आप अनर्गल खा रहे हो, बाहर का भी खा रहे हो, हैवी फूड खा रहे हो, मीट मांस खा रहे हो, नहीं नहीं, आपको हल्का सुपाच्य भोजन खाते रहना है। जैसे एक आध फुल्के के साथ मूंग की मसूर की दाल है, खिचड़ी है, दलिया है, हल्की फ्रूट्स हैं जो उसमें फायदा करते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें भोजन देते रहना है, पर ये नहीं कि हर कुछ खाते रहना है, वो नहीं है। और चाय, शरबत, शोरबा जैसी चीजें थोड़ी थोड़ी देर में देते रहे। लिक्विड डाइट को इसलिए बोला जाता है बार बार कि उससे हाइड्रेशन बना रहता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है, तो बॉडी वीकर नहीं होती है। और पानी की कमी होते ही तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए पानी की कमी ना हो पाए, इसलिए इस तरीके की कंडीशंस के लिए बार बार बोला जाता है कि वाटरली जितने भी फ्लूइड्स वाली चीजें हैं उन्हें दिया जाए। छोटे बच्चों को माँ के दूध को पिलाते रहना। अगर छोटे बच्चों को दस्त हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है उनका दूध बंद करना है, दूध तो देना ही, क्योंकि वो तो एक वही चीज पीते हैं, दूध ही, उसी से उनको संपूर्ण पोषण मिलता है। क्योंकि हमेशा कहा गया है कि मिल्क इज कंप्लीट फूड, ठीक है ना। तो जब मिल्क कंप्लीट फूड है और छोटे बच्चे के लिए, तो वो पोषण का एकमात्र साधन क्या है, माँ का दूध। उसी से उसको पानी मिलता है, उसी से उसको दूध मिलता है, उसी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो सारी चीजें 520, तो वो ही सारी चीजें उसको हमें देनी ही पड़ेंगी। तो बच्चे को माँ का दूध हमेशा देते रहें।
इन सब चीजों को बंद नहीं करना है। तो ठीक है, दस्त वगैरह में हमें सबसे ज्यादा दस्त पेचिस में ध्यान रखना है साफ सफाई का, और हाइड्रेशन की कमी ना हो, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गठिया और जोड़ों का दर्द, अगर गठिया है, जोड़ों का दर्द है, तो वो किस तरीके से उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बड़ी उम्र के लोगों में गठिया का इलाज पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, पर दर्द होने पर कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है। अब जैसे कि स्टार्टिंग है अगर गठिया और इन सब तरीके की बीमारियों की, जोड़ों के दर्द की, उसमें गाउट भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, अर्थराइटिस भी हो सकता है। तो अगर स्टार्टिंग है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो अपने आयुर्वेदिक इसमें नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा ही। पर अगर बहुत टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, नहीं हो रहा, तो उसे मैनेज करने की हद तक लाया जा सकता है कि बिना दर्द के जीवन जिया जा सके। पर उसे प्रॉपरली पूरी तरह से ठीक कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो पेशेंट्स होते हैं वो होप छोड़ देते हैं कि अब तो इतने साल हो गए, अब तो ठीक ही नहीं हो सकता, या मैं दर्द मुक्त जीवन ही नहीं जी सकता। तो ये वाली बात जब सोच लेते हैं तो फिर तो कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, कैसा भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, फिर तो अमृत भी लाके पिला दो पेशेंट को तो वो वर्क नहीं करता। उसकी होप्स भी होनी चाहिए और अंदर से मन में चाहत भी होनी चाहिए, गुडविल भी, हमारी विल पावर भी होनी चाहिए, नहीं मुझे तो ठीक होना, ठीक होके ही मैं रहूंगा, है ना। तो ये वाली सिचुएशन भी होनी चाहिए। और क्या है कि आप उसे नेचुरोपैथी के थ्रू कैसे मैनेज करते हैं। जो बड़े लोग हैं, और बड़े मीन्स यहाँ पे बड़ी उम्र से मतलब है, जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लग जाती है, लिगामेंट्स में स्टिफनेस आने लग जाती है, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, वहां पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसे किसी तरह से हम उस दर्द से राहत दिला सकें और स्थिति को काबू में ला सकें, और वो और ना बढ़े, ऐसी सिचुएशन रहे, है ना। इसके ऊपर हम आराम से काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिस पे काम करते हैं। जब आप इसका पढ़ोगे ट्रीटमेंट वे में, तो आपको पता चलेगा कि कितना इजीली और कितने अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। संभव हो तो बहुत कठिन मेहनत करने से बचें। अगर गठिया वगैरह की जोड़ों की दर्द की जिनको बीमारी है, किसी भी तरीके से, चाहे वो गाउट है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या और किसी कारण से कभी कभी पहले चोट लगी हो, या फ्रैक्चर हुआ हो, या कुछ भी हुआ हो, तो उस कारण भी तो वो दर्द बुढ़ापे के अंदर या बड़ी उम्र में वापस उभर के आते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत कड़क मेहनत नहीं करनी है, अपने शरीर को जबरदस्ती पुश नहीं करना है कि धक्का मार के उसके साथ काम करवाया जाए, कि अगर आप 5 किलो वजन उठा सकते हैं तो 5 ही किलो उठाइए, 50 किलो उठाने की कोशिश मत कीजिए। जो अपनी शरीर की क्षमता है उसके हिसाब से काम करोगे तो फर्स्ट थिंग दर्द नहीं होगा। सेकंड कि आप उसको इतना न्यूट्रिशियस भोजन दो। थर्ड थिंग कि आप उसको ये ठंड से बचाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही ठंडी हवाएं आनी स्टार्ट होती है, तो गर्मी तक तो इतना दर्द नहीं होता है कभी भी जोड़ों के दर्द वाले पर्सन को, पर जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, मीन्स आर्द्रता आई, मतलब नमी बढ़ी और ठंडक हुई, और बस वो पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। और ये शीत कुपित रोग भी कहते हैं हम इनको, कि सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा ये दर्द बढ़ जाते हैं, स्टिफनेस भी बढ़ जाती है इस टाइम पे, तो पेन भी बढ़ता है। तो उससे भी बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बुखार भी हो, तो गठिया के साथ अगर बुखार भी हो तो आराम करने से भी राहत मिलती है। अब वो क्या होता है कि जब बहुत गठिया वाली स्टेजेस बढ़ जाती है ना, तो पेन के साथ साथ फीवर भी रहता है, क्योंकि पेन ही इतना रहता है कि वो भी फीवर ला देता है आपको। और उसका एक सिम्टम भी है गठिया का कि फीवर उसके साथ में आता है, बढ़ जाती हैं चीजें। तो इसलिए उस टाइम पे आराम करना चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा कि क्षमता है 5 किलो की, काम करेंगे 50 किलो का, तो दर्द होगा ही होगा। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य करें कि भाई मुझे इस तरीके से दर्द है तो मैं नहीं काम करूं इस तरीके के, उसको किसी और वे में हम कर सकते हैं इजी वेज के अंदर। दुखते हुए जोड़ों को गर्म पानी से सेकने से भी राहत मिलती है। मैंने कहा ना कि ठंडे से वो अकड़न हो जाती है, जकड़न हो जाती है, तो और पेन बढ़ता है। तो एक तो ठंड से बचाव करो, उसको ढक के अच्छे से रखो। दूसरा, गर्म पानी से उसकी सिकाई की जाए तो भी बहुत राहत मिलती है। गर्म पानी क्या करता है, उसकी जो अकड़न होती है ना, जकड़ जो जाता है, उसको ठीक करता है। तो उसमें उससे भी राहत, दर्द में आराम मिलता है। 2 बार 3 बार आप उसकी सिकाई कर सकते हो। पानी से कर सकते हैं, हम धूप में भी बैठ के सिकाई कर सकते हैं। हम जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग वाले पैड्स आते हैं, उनसे भी कर सकते हैं, या फिर गर्म पानी की नॉर्मल जो रबर की एक बॉटल आती है ना, उससे भी हम सिकाई कर सकते हैं। ठीक है,
और गोली दर्द की दवाई एस्प्रिन वगैरह हम दे सकते हैं, वो भी राहत देगी आपको। और गर्म पानी भी जब हम पीते हैं तो वो वैसे भी राहत ही देता है इन सब चीजों में। थोड़ा चलते फिरते भी रहना चाहिए, नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब यही है कि ऐसा भी नहीं है कि आप काम करने के लायक हैं और दर्द है तो आप बिल्कुल पड़े रहो। बिल्कुल पड़े रहने से भी बॉडी फिर वर्क करना ही बंद कर देती है। अगर आप थोड़े बहुत जरूर चलेंगे तो फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म वर्क करता रहेगा, जोड़ चलते रहेंगे। तो हमारी बॉडी क्या है, एक मशीनरी है। इसमें तरह तरह के ऑर्गन्स हैं, तरह तरह के पुर्जे हैं, हड्डियां हैं, ऑर्गन हैं, फ्लूइड्स हैं। तो अगर हम जितना चलते हैं तो वो मशीन पूरा वर्कआउट करता है, पूरा सिस्टम, सारा जो ऑर्गन सिस्टम है हमारा वो काम करता है, स्केलेटन सिस्टम काम करता है, फ्लूइड्स वर्क करते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो हमारी बॉडी पूरी चलती है। तो जैसे भी कोई गाड़ी होती है ना, तो उसका इंजन है। अगर आपने गाड़ी को खड़ा कर दिया तो क्या होता है, गाड़ी खराब हो जाती है ना। तो ये हमारी बॉडी का एक गाड़ी है, चलती रहेगी तो चलती रहेगी, और फिर रुक गई तो वो खटारा हो जाएगी, तो फिर वो और ज्यादा कर जाएगी। इसलिए इसको बॉडी को चलते रहना देना चाहिए, कि एकदम से भी बिल्कुल भी नहीं बैठना है और बहुत ज्यादा भी एक्सेसिव काम नहीं करना है। दोनों ही सिचुएशन है इसके अंदर। एक सिचुएशन नहीं कि बस आराम ही आराम या बस फिर काम ही काम, दोनों को बराबर रूप से काम में लेना चाहिए, कि आराम भी करना है आपको और काम भी करना है। तो प्रॉपरली वर्क उस पर करते रहिए। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा ही है कि चलती का नाम गाड़ी और खड़े हुए तो खटारा, कि अगर रुक गई तो वो खटारा हो जाएगी और जब तक चलती रहेगी तो वो गाड़ी कहलाती है। तो सेम हमारी ये बॉडी, हमारा शरीर है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में ऑर्गन्स हैं, पूरे में तंत्रिका तंत्र है, हमारे नर्वस सिस्टम है, ये हमारी वेन्स हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा लंग्स का सिस्टम है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे सिस्टम नहीं है और जहाँ पे कलपुर्जे नहीं है। पूरे में पुर्जे ही पुर्जे तो हैं, हर चीज किसी न किसी से जुड़ तुड़ के बनी हुई है, बहुत सारी चीजों से मिलकर के बॉडी बनी है। तो वो जब तक चलती रहेगी तब तक मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, सारी क्रियाएं होती रहेंगी, अंदर बॉडी की ग्रीसिंग भी होगी, ऑयलिंग भी होगी, फ्लूइड भी बनेंगे, हार्मोन्स भी सिक्रेट होंगे, एनर्जी भी मिलेगी और वो वर्क करता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। तो हम उसे है ना चलाते रहें, बहुत एक्सेसिवली काम नहीं करना है, बट अपनी क्षमता के अनुसार काम भी करना है, बैठे नहीं रहना है। ठीक है, ये हो गया हमारा गठिया वाला पोर्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं पीठ का दर्द, कि अगर किसी को पीठ का दर्द है तो क्या करना चाहिए। अब पहले तो क्या होता था कि बहुत जब एज बढ़ जाती थी तभी पीठ का दर्द होता था, पर आजकल तो ना छोटे बच्चों से लेकर के बड़े और बूढ़े तक सबको पीठ का दर्द है। मेनली क्या हम इसको अंदाजा लगाते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई या एज बढ़ रही है तो हमको पीठ का दर्द हो रहा है। पर बहुत सारे रीजन से पीठ का दर्द हो सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल एक ही रीजन से पीठ का दर्द है। अब इसमें लक्षण क्या क्या है देखिए, अगर काफी दिनों से पीठ का दर्द है और ऊपरी हिस्से में है, साथ में खांसी भी आ रही है और वजन में कमी आ रही है, तो फेफड़ों की टीबी हो सकती है। अब पीठ में क्या, ऊपर वाले साइड के बारे में बात हो रही है कि पीछे की तरफ दर्द है, खांसी है, हल्का फीवर है, वेट लॉस, मतलब एकदम से तेजी वाला वेट लॉस होता ना, कि होता ही जा रहा है, हम मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे, खा पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, पर हम ड्रास्टिकली जो चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, तेजी के साथ में वेट लॉस होता जा रहा है, वीकनेस आती जा रही है, खांसी भी है, बुखार भी है, पीठ में दर्द भी है पीछे की तरफ, तो फेफड़ों की टीबी हो सकती है। ये भी एक लक्षण है, टीबी वाला भी, और पीठ का दर्द उसका एक लक्षण हो सकता है। मैम फिर से बता दीजिए, फिर से रिपीट कर दीजिए वही इसी को, टीबी वाले को। हाँ, सारे लक्षण अभी तो एक ही बताया मैंने। हाँ, फर्स्ट वही लक्षण है जो वेट लॉस होना, पेट दर्द होना, और उसके साथ क्या बोले हो रहे। हाँ जी, फर्स्ट ये लक्षण है, ये मतलब टीबी के, फेफड़ों की टीबी हो सकती है। वो हमें कैसे पीठ दर्द से पता लगाएं कि पीठ के ऊपर के हिस्से में दर्द है, नीचे बैक के हिस्से में नहीं, ऊपर वाला जो पीठ का हिस्सा है, अधिकतर ज्यादातर ऊपर का हिस्सा, ठीक है, नीचे का बस थोड़ा सा पोर्शन बचता है, ऊपर का ज्यादा हिस्से में अगर पीठ का दर्द है, खांसी आती है आपको, ड्रास्टिकली वेट लॉस होता है, बुखार भी उसके साथ आ रहा है, थकान है और पीठ में दर्द है, तो फेफड़ों की टीबी हो सकती है। ये फेफड़ों की टीबी का एक लक्षण है, पीठ का दर्द, ये वाला पीठ का दर्द, ठीक है ना।
अब इसके अंदर हम आगे पढ़ते हैं कि अगर बच्चे की पीठ में दर्द है तो रीढ़ की हड्डी की टीबी भी हो सकती है। बहुत बार आपने देखा होगा तो बच्चे सीधे नहीं बैठ पाते या ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाते, वो लेट के पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसे या वैसे, मतलब प्रॉपरली आप उनको कहो कि सीधे बैठ जाओ तो वो बच्चा बैठ नहीं पा रहा है और उसे पेन ही पेन है, बहुत पेन है और वेट भी लॉस हो रहा है और उसके हर समय दर्द रहता है, तो उसका टेस्ट करवाना चाहिए। मे बी पॉसिबल कि उसको स्पाइनल कॉर्ड की टीबी हो गई हो, ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, कि स्पाइन में अगर हर समय दर्द है, हर समय दर्द है, पीठ में दर्द जा रहा है उस बच्चे के, तो उसको रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है। तो वो उसकी ग्रोथ में रुकावट बनेगी, उसके बैठने में, और वो अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो फिर कभी जिंदगी में बैठ भी नहीं पाएंगे, अपाहिज तक बना देती है इसकी टीबी, है ना। तो बहुत ही इनको ध्यान से देखना चाहिए ऐसे छोटे लक्षणों को, कि अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पहले ही डायग्नोस करवाएं, टेस्ट कराएं। अधिक वजन उठाने से भी पीठ में दर्द होता है। अभी मैंने कहा था ना पहले कि कैपेसिटी है 5 किलो उठाने की, उठा रहे हैं 50 किलो, तो फिर क्या होगा, पीठ में दर्द होगा। और फिर गलत तरीके से वेट उठाना भी, कि हमने एक झटके के साथ में ऐसे उठा लिया और ऐसे झुक गए, ऐसे झुक गए, तो वो भी पीठ का दर्द क्रिएट करता है। एक्सेसिव वेट उठाना भी पीठ का दर्द क्रिएट करता है। सीधी चारपाई या चौकी या जमीन पर सोए। अब सॉरी, गलत बता दिया मैंने। कंधे झुकाकर खड़ा होना, बैठना भी पीठ के दर्द का कारण हो सकता है। अगर हमारा स्ट्रक्चर सीधा नहीं है, अगर हम प्रॉपरली बैठते नहीं है, तो भी पीठ का दर्द होता ही है हमको। अब देखो, स्ट्रक्चर का तो बहुत बड़ा रोल है। हम सीधे बैठते हैं, कई आपने देखेंगे बहुत लंबे लोग होते हैं, क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं आगे की तरफ को, ऐसे गोल होके बैठेंगे, मतलब आप, तो वो पीठ का ये पीठ का दर्द क्रिएट करता है ना। इस तरीके से बैठना जो स्ट्रक्चर के अंदर, फिर वो धीरे धीरे करके वो एक हैबिचुअल भी हो जाता है और इसी तरीके की उसकी स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन हो जाती है कि वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। तो पीठ ऐसे, हाँ आवाज आ रही है ना सबको, ठीक है। हमें है ना पीठ झुका के नहीं बैठना है किसी भी तरीके से। और जो बैठते हैं, अभी अधिकतर बच्चों की क्या आदत होती है कि वो टेबल चेयर भी दो तो उस पे ऐसे झुक के बैठ, नहीं, उनको सिखाइए कि आपकी बॉडी इस तरीके से सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। पहले पहले शुरू में बैठने में बहुत सारे जो पीठ के दर्द वाले पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि सीधे बैठो, तो वो समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली सीधा क्या होता है। वो ये नहीं जानते कि शोल्डर्स हमारे पीछे की तरफ स्ट्रेच रह के सीधे होने चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तब हम सीधे बैठेंगे। हम बैठते हैं तो एकदम सीधे बैठे हुए हैं। अब ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक गलत भी हो जाता है बैठने का। धीरे धीरे करते हुए ये शोल्डर्स पेन, नेक पेन, हमारा बैक पेन, सारे पेन होने लग जाएंगे और डिफॉर्मेशन हो जाएगी बॉडी का, कि कुछ का कुछ बन रहा है बॉडी के पोर्शन। और कई लोग ऐसे करके भी बैठते हैं, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे कर देते हैं, तो पीछे के इस हिस्से में भी कुबड़ जैसा क्रिएट हो जाता है हमेशा हमेशा बैठे रहने के कारण। तो स्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप सीधे बैठो ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब पीठ का दर्द नहीं हो। अब इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर पीठ का दर्द टीबी के कारण या पेशाब की नली की किसी बीमारी के कारण है, तो उसका पहले ट्रीटमेंट हमें करवाना पड़ेगा, है ना। कि अगर टीबी है, आप सबसे पहले डायग्नोस करवाइए, टेस्ट करवाइए, तो पता चल जाएगा टीबी है या यूरिन का कोई इन्फेक्शन है, या यूरिथारा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी पीठ में दर्द होगा, तो वो ठीक हो जाएगा। और हाँ, पित्ताशय का भी अगर कोई रोग होगा तो उसके कारण भी पीठ में दर्द जाता है, आगे से पीछे की तरफ पीठ में नीचे नीचे दर्द रहता रहता है उसमें, और नीचे के लगभग आधे कमर के साइड में दर्द रहता है उसमें। हमेशा सीधा खड़ा होने की और सीधे बैठने का ही प्रयास कीजिए। मतलब मैंने बताया क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, आगे की तरफ झुक के चलना या फिर बहुत ज्यादा वैसे चलना, पीछे की तरफ को, मतलब ना पीछे होना चाहिए ना आगे होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है। तो सीधा बैठे और सीधा चले और सीधे फ्लैट बिस्तर पे सोएं। ये नहीं जैसे कि बहुत वैसे वाले होते हैं ना बिस्तर, बहुत वैसे वाले गद्दे होते हैं आजकल जो आते हैं फोम फोम वाले, कि जिसमें बैठे और वो पूरा पिचक जाता है, तो ऐसा वाला भी नहीं होना चाहिए, एकदम सख्त हो। और उससे कमर के दर्द के लिए बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और बैक में बोन में पेन होता है, बैकबोन वगैरह में, नीचे पीठ वगैरह में पेन रहता है, तो वैसे भी कहा जाता है कि तखत वगैरह पे सोना चाहिए, हार्ड गद्दे और तखत के ऊपर, तो वो फायदेमंद रहता है।
नेक्स्ट आते हैं हम बवासीर के ऊपर। अब बवासीर क्या प्रॉब्लम होती है एक्चुअली में, देखा जाए ना तो ये कॉन्स्टिपेशन जब बहुत सालों का हो जाता है और आपका पेट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, तो ये जाकर के बवासीर वाली प्रॉब्लम होती है हमको। धीरे 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 वो कब्ज रहते 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 ये कंडीशन इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, बाउल्स क्लियर नहीं हो पाते हैं और प्रॉपरली स्टूल पास आउट नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो चीज बीमारी के, इस बवासीर बीमारी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मल निकलने के स्थान का जो मांस होता है वो उभर जाता है, या बाहर की तरफ निकला हुआ जब भी आप वॉश करेंगे या टच करेंगे तो आपको फील होता है कि वो ऐसे बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं। मल वाले एरिया के अंदर एनस के पार्ट के से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं या कुछ अंदर की तरफ भी होते हैं, जो फील होते हैं पर दिखते नहीं है, बाहर की तरफ वाले दिखाई देते हैं। आप उनको हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। इवन क्या होता है कि हार्ड सरफेस पे बैठ भी नहीं सकते आप, इतनी परेशानी होती है। और वैसे तो नॉर्मली तौर पे बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, पर अगर खूनी बवासीर हो गया है तो वो फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार क्या होता है कि इस तरीके की चीजें होते होते हैं ये इस वाले एरिया में कैंसर भी क्रिएट कर देता है, इतना खतरनाक भी हो जाता है कभी कभी। वैसे तो जो नॉर्मली है उसमें तो इतना नहीं है, पर बढ़ती हुई चीजें तो आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल तो वैसे ही कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन वगैरह इसको और वर्स्ट बना देता है और ज्यादा बेकार बना देता है, क्योंकि जब बवासीर है और अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर कॉन्स्टिपेशन रहता रहा तो फिर वो खूनी में चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी और आगे फिर वो और भी कन्वर्ट होता जाएगा बड़ी से बड़ी बीमारी के अंदर। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। दो तरह का होता है, खूनी एक बिना खूनी। तो जो खून वाला होता है उसमें ब्लड आता है उसके मल के साथ में, और जो खूनी नहीं होता उसके अंदर केवल मस्से ही बाहर की तरफ लटके रहते हैं, पेनफुल होते हैं और डिस्टर्बिंग रहते हैं, आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, आप बैठ नहीं पाते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। इलाज क्या है, हल्के गर्म पानी का एक टब भर लें, उसमें थोड़ी सी लाल दवाई, पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पे लाल दवाई बोला गया है, डाल करके आधे घंटे तक उसमें बैठे रहने से आराम मिलता है। पोटेशियम परमैंगनेट से उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है ना। ट्रीटमेंट भी नहीं है, मतलब पेन वाले ट्रीटमेंट, पेन का ट्रीटमेंट है उसका, तो उसमें आराम मिलता है। कुछ जड़ी बूटी जैसे नागफनी बवासीर पे लगाने से भी राहत मिलती है। बवासीर का कारण ज्यादातर कब्ज से होता है और इससे बचने के लिए रेशेदार भोजन लेनी चाहिए, जैसे मूली, कच्चा केला आदि। तो ये तो मैंने फर्स्ट में ही, शुरुआत में ही बता दिया आपको कि ये कॉन्स्टिपेशन के कारण है। तो हमें क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन से ही बचना है तो अपने पेट को साफ रखना और मैदा वगैरह जैसी चीजों से बचना। पिज्जा वगैरह जो फास्ट फूड हैं जिनमें रेशा नहीं है, जिसके अंदर चिकनाहट नहीं है, हम क्या है, ये जो बाहर का खाना है वो कैसा है, वो शुष्क भोजन होता है, दिखता है स्निग्ध नहीं होता है। हमारा जो घर का भोजन होता है वो स्निग्ध होता है, वो चिकनापन उसके अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर हम ऑयल भी डालते हैं, उसके अंदर हम घी भी डालते हैं और इन सब चीजों के सब खाते हैं उसको, तो वो थोड़ा अच्छा होता है। और इसमें रेशे तो कुछ होते नहीं है, बिल्कुल सूखा होता है, अधिकतर बेक्ड वगैरह होते हैं ये चीजें, तो वो और भी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए सैलेड बहुत खाएं, फ्रूट्स बहुत खाएं, स्प्राउट्स खाएं, खिचड़ी वगैरह यूज करें, पपीता खाएं आप, वो भी फायदा करता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती उससे। मूली वगैरह खाएं ताकि डाइजेशन प्रॉपर है, रेशेदार होता है, अच्छे मतलब फाइब्रस फूड की प्लेंटी हो, वो चीजें लेनी चाहिए। छाछ वगैरह लें, ऐसा इजीली डाइजेस्टेबल भोजन खाएं जो जल्दी ही पच जाए आपको। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप अपने डाइट के अंदर रखें। दाल वगैरह है, पालक है, ये सब चीजें अच्छी रखें। सूखी, बहुत ज्यादा सूखी सब्जियां ना हो, बहुत ज्यादा जैसे कि बादी वाला भोजन ना हो, बासी भोजन ना हो, और बासी भोजन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ये जो सारी तरीके का खाना है, ये इसको अगर हम इस तरीके का अच्छा वाला खाना खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा। कॉन्स्टिपेशन कम होते ही जब भी आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा स्टूल पास आउट करने के लिए, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लग जाता है। और हम इसमें
वो भी गाय का घी लगाने के लिए भी बोलते हैं कि गाय का घी अगर लगाया जाए तो धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम कम होने लग जाती है, पेन भी कम हो जाता है, आराम मिलता है। सरसों का तेल और गाय का घी 2 चीजें, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, गाय का घी भी लगा सकते हैं, बहुत आराम मिलता है उससे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैंने ये चीजें बताई हैं, सरसों का तेल वगैरह लगाना क्लीन करके दोनों टाइम में, तो उनको बहुत राहत मिलती है। जो चुभन वाला दर्द होता है उससे उसमें राहत मिलती है। तो ये साधारण चीजें हैं, घर पे अवेलेबल होती हैं इजीली और नेचुरल है, हमारी रसोई के अंदर उपलब्ध रहती हैं। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। और खाने पे इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो कब्ज से बचना इसका सबसे बड़ा इलाज है, कि कब्ज से बच गए तो मीन्स आप अपने बवासीर को ठीक कर लोगे। धीरे 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 ऐसी चीजें खाएंगे। गरम खाना ना, मतलब गरम में गरम मसाला, बहुत ऑयली तेल का खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें मिर्च नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके की चीज से बचना चाहिए। और जो भी बादी वाला भोजन है, जैसे कि उड़द दाल है, आपका छोला है, राजमा है, और जैसे गवार फली होती है, ग्रीन कलर की फलियां आती है फ्लैट फ्लैट, वो वाली फलियां हैं, ये अरबी है, ये सब क्या है, बादी करती हैं अंदर बॉडी के अंदर और हैवी टू डाइजेस्ट होती हैं वो। तो वो चीजें ना खाई जाएं जिससे कि आगे पाचन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। इस तरीके का खाना खाएंगे तो ये ऑलरेडी उसका एक ट्रीटमेंट वे है कि आपने उसको खाने पीने से और ऑयलिंग करने से ही उसको ठीक कर लिया, और बहुत हद तक 80 से 90% तक आराम इसमें हो जाता है, ठीक है। दही इसमें खाने से थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। दही की जगह पे छाछ लेनी चाहिए। गर्म प्रकृति की चीजें नहीं लेनी चाहिए, कोई भी जिसकी प्रकृति गर्म है, गर्म प्रकृति की कोई भी चीज ना लें, वो नुकसान कर जाती है, वो खूनी बवासीर में तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और खाना भी बहुत ज्यादा गर्म वाला नहीं खाना चाहिए। चाय कॉफी कैफीन वाली सारी चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। ये इसका हमारा इलाज के अंतर्गत आ गया। अब इसमें ऑपरेशन वगैरह भी होता है, पर हम तो ऑपरेशन के पार्ट तक जाते ही नहीं है ना, हम तो नेचुरोपैथी से ऐसे ही ठीक कर लेते हैं, वो ऐसे ही ठीक हो जाता है ना। तो बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट वे में आगे बढ़ोगे आप, अभी तो ये बहुत नॉर्मल नॉर्मल छोटा छोटा सा बढ़ा रहे हैं हम, तो उसमें भी आप जानेंगे कि किस तरीके से इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। ये नॉर्मली चीजें हैं, मैंने बता दी है आपको कि ये प्राइमरी है कि क्या क्या चीज होती है इसमें, इसके लक्षण क्या है, किस तरीके से उसका बचाव किया जा सकता है। तो बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है, ये तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। पाँव और बदन का दर्द, बदन के दूसरे हिस्सों में सूजन, पाँव में या बॉडी के किसी भी हिस्से में सूजन है तो वो किस कारण से है और क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। तो पाँव का सूजन कई समस्याओं का कारण हो सकती है। कुछ समस्याएं छोटी होती हैं, कुछ बहुत गंभीर भी होती हैं। मतलब ये भी सिम्टोमेटिक के अंदर ही आ गया कि पैरों में अगर सूजन है, दर्द है, तो वो किस कारण से है। कहीं कुछ छोटे मोटे कारण से भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा है कि बहुत बड़ी चीजें भी होती हैं। लेकिन अगर पाँव के साथ साथ बदन के दूसरे हिस्सों में भी सूजन आ रही है, खासकर अगर सूजन चेहरे पे आ जाए, तो लक्षण किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर सकते हैं। अब नॉर्मली आप ज्यादा चल लिए या बहुत ज्यादा पैर लटका के लंबी यात्रा कर ली तो सूजन आ गई, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। वो आप जब लेटेंगे बैठेंगे आराम करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, गर्म पानी से नहा लिए, इट्स ऑल राइट, वो निकल जाएगा। पर अगर चेहरे पे सूजन आ रही है, पैरों पे लगातार सूजन आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पेन भी है, रेडनेस भी है, तो क्या है, तो वो गंभीर बीमारी का संकेत है। पैरों में बहुत ज्यादा सूजन है, हो सकता है आपको शुगर हो सकता है आपके किडनीज पे इफेक्ट हो रहा हो, वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर बढ़ गया हो, ये सब कारण हो सकते हैं। तो उसको ट्रीटमेंट वे में जाना चाहिए हमें कि डायग्नोस करवाएं और डॉक्टर को दिखाएं। कभी कभी गर्भवती महिलाओं के आखिरी 3 महीनों में भी सूजन आ जाती है। वो तो क्या है कि बॉडी का वेट जब बढ़ता है, एक्सेसिव होता जाता है, फिर वैसे भी प्रॉब्लम्स ये आ जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, कि पैरों में सूजन बनी रहती है। वो खतरनाक नहीं है, ये नॉर्मल होती है। वो जब प्रेगनेंसी खत्म होगी, जब डिलीवर हो जाएगा बच्चा, तो अपने आप ही चली जाएगी, रेस्ट भी मिलेगा, वेट भी लॉस हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी नॉर्मली। बड़ी उम्र के लोगों में काफी देर खड़े रहने या काफी देर बैठने के कारण भी सूजन आ जाती है, ये नॉर्मल है और वो थोड़े बहुत देर में चली भी जाती है। लेकिन ये दूसरे रोगों की तरफ भी इशारा कर सकती है, जैसे दिल की बीमारी तो नहीं हो गई है, गुर्दों की मीन्स किडनीज की कोई रोग तो नहीं है, पेशाब के संबंधित कोई रोग तो नहीं हो रहा है, इस तरफ भी इशारा करती। तो आप इसका डायग्नोज हमें इसका प्रॉपर करवाना है कि हमें जो ये सूजन है ये किस कारण से है, किसी और रीजन से तो नहीं हो रही है। नॉर्मल वाली है कि कौन कौन सी नॉर्मल है वो मैंने आपको बता दिया। तो इससे अगर हटके अलग है तो उसके ऊपर वो चिंता का विषय है हमारे लिए। उपचार क्या करना है, पहले पांवों को सूजन किस रोग के कारण है ये जानना चाहिए।
तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट तो हमें डायग्नोज ही करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, भोजन में नमक बिल्कुल ना हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी मात्रा में ले, कम नमक हम लेना स्टार्ट कर दें। और ऐसे पत्तों का काढ़ा बना के पिए जिससे पेशाब ज्यादा हो आता हो। तो ये है कि जो चीजें मूत्रल होती हैं, जिनसे बहुत यूरिनेशन होता है, तो जब ज्यादा यूरिनेशन होता है तो बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है, तो सूजन कम हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें हम यूज कर सकते हैं। पांवों को लटका कर ना बैठे, इससे सूजन ज्यादा बढ़ जाती है। तो हो सके जिनको सूजन वाली या पैरों के अंदर स्वेलन की प्रॉब्लम है, तो पैर ऊपर रखे, या तो पैर ऊपर पालथी मार के रख जाए, नहीं तो किसी और पे सामने रखे, इस तरीके से बैठा जाए। दौरे पड़ना या बदन में ऐंठन होना, अब हमारा नेक्स्ट है ये टॉपिक। इसके बाद में जब कोई व्यक्ति बीमार या बेहोश जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उसका बदन ऐंठने लगता है, तो ऐसे में हम उसे दौरा पड़ना कहते हैं। दौरा दिमाग की समस्या से पड़ते हैं। अधिकतर तो यही होता है कि दौरे दिमाग से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पड़ते हैं, जैसे मिर्गी वगैरह के दौरे होते हैं, हिस्टीरिया के दौरे होते हैं। तो ये हमारी मेंटली इलनेस के कारण प्रॉब्लम होती है। बुखार या बदन में पानी की कमी के कारण भी बॉडी ऐंठने लग जाती है और दौरे पड़ने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है और बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो भी दौरे पड़ने लग जाते हैं। या पानी की कमी हो जाती है, हम कहते हैं ना कि उल्टी दस्त है तो पानी की कमी मत पड़ने दो, नहीं तो दौरा पड़ जाएगा। तो बॉडी ऐंठना चालू हो जाती है और दौरा पड़ जाता है, पानी की कमी से भी। डिहाइड्रेशन, इसीलिए कहते हैं कि डिहाइड्रेशन नहीं होने दो, उनका जो वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखो बॉडी का। अधिक दौरे पड़ने पर मिर्गी की बीमारी हो सकती है। तो ये मैंने पहले बता दिया, मिर्गी या हिस्टीरिया हो सकता है। जो अगर अधिक दौरे पड़ रहे हैं तो दौरे के कारण का पता लगाएं और फिर उसका इलाज करें। बच्चों को तेज बुखार हो तो बदन को ठंडे पानी से हम स्पंज कर देते हैं, है ना, मैंने बताया था, ठंडे पानी से पहुंच दो तो बॉडी का जो टेम्परेचर है होता है वो कम होने लग जाता है। दिमागी बुखार की हालत में जाकर डॉक्टर से पूछकर ही हम इलाज कराएं कि अगर कोई, जैसे हम बोलते हैं ना कि बुखार दिमाग में पहुंच गया है, वो वाली कंडीशन बताई जा रही है यहाँ पे, कि अगर फीवर वहां तक पहुंच गया है तो भी दौरा पड़ने लग जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएं और तभी ट्रीटमेंट करें। अपने आप से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। अब हम आज इसको यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम मिर्गी वाला मंडे को करेंगे। आज के फ्राइडे है ना, तो मंडे को हम इसको अब करेंगे। 23 को हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जी। पूरा शरीर पूरा एकदम जकड़ जाना या सेंसलेस हो जाना, ये दोनों सेम नहीं, ऐंठन सेंसलेस तो अलग चीज हो गई, वो नंबनेस जैसी बात हो गई। ऐंठन में क्या है कि बॉडी अलग अलग तरीके से ऐंठनी चालू हो जाती है। मतलब जैसे कि कोई चीज अकड़ नहीं जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है, आप उसको हिला डुला मोड़ तोड़ नहीं सकते हो, और वो टेढ़ा मेढ़ा होता जाता है। जैसे ऐसे होता जा रहा था ऐसे ही होता जा रहा है, या फिर ऐसे होता गया तो हाथ टेढ़ा ही होता जा रहा तो होता ही जा, वो ऐंठन के अंदर आता है। कि जब सेप्सिस भी होता है ना, जैसे क्या सेप्टिक फैलता है बॉडी के अंदर, तब भी इसी तरीके की ऐंठन आती है, जिसको तान आना भी कहते हैं, जिसको, है ना, कि तान आ रही है बॉडी के अंदर। तो तान आना मीन्स वो ऐंठन आना, वो ऐंठती ही चली जाती है, वो ऐंठन अलग होता है। ठीक है, सेंसलेस अलग होता है। ये जो उंगलियां होते हैं वो कभी ऐसे अपने आप से टेढ़ा होके जाता है, तो क्या आवाज कट रही है क्या? ये ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जो कि पैरों के जो उंगली होते हैं वो से मतलब टाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, एकदम मरा जाता है, बिल्कुल हिल नहीं पाता है। वो क्रैम्प्स भी विटामिन डी की कमी से भी क्रैम्प्स होते हैं इस तरीके के, और ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम होने के कारण ऐसी होगी, या फिर बहुत देर तक खड़े हैं या किसी एक ही कंडीशन के अंदर है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, कि बैठे हुए हैं या दब गया तो भी वो हो जाता है। और अधिकतर ये विटामिन बी की कमी से ये जो नमनेस होकर के और जैसी है वैसी या अकड़ गई बिल्कुल वहीं की वहीं उंगली और फिंगर वैसी रह गई, वो अधिकतर उस कारण होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको पैरों में इस तरीके से प्रॉब्लम चालू हो जाती है, तो वो दूसरी प्रॉब्लम है। तो वो तो डायग्नोस करना पड़ता है कि वो किस कारण से, वो और ये अलग अलग है।
इसीलिए कि जो ऐंठन है और दौरे हैं वो किस कारण से हैं उसका पता लगाया जाना जरूरी है। ये नहीं है कि केवल दौरा है तो सब तरीके के दौरों को हम एक तरीके से ट्रीट करेंगे, नहीं, सबका अलग अलग वे है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो अलग अलग ही उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और कुछ? मैम आप हमें पूछ सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आई, वापस रिपीट कीजिए। डाउट हमें पूछ सकती हूँ? क्या? नहीं डाउट है समझी। मैम, एक डाउट हमें पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, जैसे पूछिए ना, डाउट अवस्था, फ्री टर्न। जी। मेरा पापा जो है उनकी उंगलियां का ये गठी है ना, उंगलियां का वो पेन होता है, दर्द होता है, तो उसका कोई उपचार बता सकते हैं आप? बहुत जोर वो से तो पेन पूरा होता है। पूरा वे में ट्रीटमेंट ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें उंगली की गांठों के बारे में बोल रहे हैं ना, उनमें दर्द है। जी वो गाउट भी हो जी। सकता है, अर्थराइटिस के कारण भी हो सकता है, कि क्या रीजन है ये पता लगाना पड़ेगा। तो उनके प्रॉपर वे में पहले टेस्ट होंगे ना, तो पता पड़ेगा। देख के बता सकती हूँ, ऐसे तो नहीं बता सकती कुछ भी। क्या रीजन है वो पता नहीं, चलना चाहिए। टेस्ट करके मेडिसिन भी खा चुके हैं, आयुर्वेदिक भी कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। नहीं नहीं मतलब नहीं कम रहा है, नहीं कम रहा है, तो क्या नेचुरोपैथी में थोड़ा नेचुरल बोल देते हाँ हाँ, अच्छा होते होता। हैं ट्रीटमेंट्स होते हैं, पर प्रॉपरली डायग्नोज करना पड़ेगा पहले। ऐसे क्लास में तो नहीं डिस्कस हो सकता। ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन? मैम, जी। ये बवासीर में जो आपने बताया ना, कौन कौन से भोजन है जो खाने चाहिए? उसमें देखो, रेशेदार भोजन के ऊपर ज्यादा चीज है, कि आप फल खाओ बहुत ज्यादा, आप सैलेड खाओ बहुत ज्यादा, स्प्राउट्स खाओ, और हल्का सुपाच्य भोजन। उसमें हल्के सुपाच्य भोजन में जैसे कि दलिया है, दाल है, खिचड़ी है, सारी तरह की दालें हैं, सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब हम खा सकते हैं। वो सब्जियां नहीं खानी है, या वो खाना नहीं खाना है जो गर्म तासीर का होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग तेज पत्ता गरम मसाला डालते हैं, कड़ी है, और देखिए आप उड़द दाल है, ये सब बादी और गर्म प्रवृत्ति वाले होते हैं। लहसुन नहीं खाना है, अदरक का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। अदरक की जगह थोड़ा सौंठ यूज कर सकते हैं, क्योंकि अदरक और सौंठ की प्रकृति अलग अलग होती है। शुरुआत में तो दोनों गर्म होती है, पर जो अदरक होता है उसकी शुरुआत भी गर्म प्रकृति से होती है और अंत भी गर्म प्रकृति से होता है। और वो सौंठ जो होती है उसकी शुरुआत की प्रकृति गर्म होती है, मतलब ऊष्मा देती है पहले बॉडी को, पर फिर कूलिंग इफेक्ट देती है। उसकी आखिरी प्रकृति ठंडी होती है। तो सौंठ थोड़ा कम इस तरीके के पेशेंट को नुकसान करता है, और अदरक थोड़ा ज्यादा नुकसान करता है। तो ऐसी चीजें नहीं लें, चाय कॉफी कैफीन वाली चीजें नहीं लें, अल्कोहल न लें, और इन लोगों को नॉनवेज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज की प्रकृति बहुत गर्म होती है और वो हैवी टू डाइजेस्ट होता है। तो ये चीजें भी खाने में नहीं खानी चाहिए। ठीक है। मैम, ये जो लाल दवाई है ना, पोटेशियम परमानेंट, वो खूनी जो बवासीर होती है उसमें भी यूज होती है, हाँ, या अधिकतर नॉर्मल बवासीर जो? तो नॉर्मल में भी यूज करते हैं, बस सिर्फ वो पेन की तरह, पेन के लिए थोड़ा रिलीफ करती है, कि हाँ थोड़ा पेन में रिलीफ कर देगी। बाकी मेन तो यही है कि अगर आपको उसको बिल्कुल ठीक करना है तो पेट को ठीक करो, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करो, अपनी अग्नि को बढ़ाओ, पाचन तंत्र को पूरा प्रॉपरली अगर स्ट्रांग कर लिया जाएगा, कि एब्जॉर्ब भी अच्छे से कर रहा है, पचा भी अच्छे से रहा है, भूख भी अच्छे से लग रही है, अग्नि भी पूरी तरह से बढ़ी हुई है, तो वो खाना आपको पचेगा अच्छा, और फिर उसका जो मल है वो भी इजीली पास आउट हो जाएगा, अगर उसमें फाइबर पूरी मात्रा के अंदर हुआ तो। पानी भी खूब पीना चाहिए इनको। ठीक है, तो मेन है कि उसके पेट को आप ठीक करो। और बताया मैंने कि ऑयल, सरसों का तेल लगाना, और देसी घी लगाना, तो हम उसे बोलते हैं कि देसी घी जब अश्विनी मुद्रा से 4 से 5 बार हम ये फिंगर, हमारी जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है, तर्जनी उंगली, इसके इस वाले पोर्शन से हम देसी घी जब रोटेट करके ऐसे लगाते हैं, इसे हम अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। तो अश्विनी मुद्रा के अंदर जब लगाया जाता है देसी घी, गाय का देसी घी, जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है, और घाव भी भरता है उस जगह के, जो ब्लीडिंग होने से घाव हो जाते हैं वो भी भरता है, और जो शूल वाला दर्द होता है, मतलब तीखा पेन, सुई की चुभन जैसा दर्द, उसमें भी राहत देता है। और जहां तक हो सके तो हार्ड सरफेसेस वगैरह पे बैठने से बचेंगे, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी, हाँ, प्रिकॉशंस लेके और हम ठीक कर सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है?
तो फिर हम करते हैं आज का सेशन यहीं पे। कुछ पूछना है तो देख लीजिए, नहीं तो शांति पाठ करवाइए सारिका जी, ठीक है। में गर्दन से ना करते हुए बैठ जाएंगे, भगवान को स्मरण करते हुए शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।